हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं मस्त होंगे और अपने स्टडी में लगे होंगे। पिछला वीडियो जो हमने बनाया था बेसिक ऑफ इंग्लिश का, जिसमें बहुत सारे हिस्से बाकी रह गए थे, उस वीडियो का अगला जो हिस्सा है यह वीडियो है। और आज हम बताने वाले हैं आपको सेंटेंस के बारे में। अब सबको पता अब तो चल गया होगा कि एक इंग्लिश की बात किया जाए तो इंग्लिश का सबसे छोटी इकाई जो होती है वो होती है लेटर। लेटर के बाद वर्ड और वर्ड के बाद आपका सेंटेंस। हमने पिछला वीडियो में, इसके पहले वाले वीडियो में हमने लेटर को क्लियर किया था। लेटर अल्फाबेट में क्या अंतर होते हैं वह हमने बताया था। वर्ड को बताया था, वर्ड में कौन कौन से पार्ट हो जाते हैं, यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच को हमने पूरा अच्छे ढंग से हर एक एक वर्ड को हमने समझाया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो पहले जाकर उस वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद यह देखिए, हर एक वर्ड आपको समझ में आएंगे। इंग्लिश का हर एक बेसिक चीज़ें आपको मालूम हो जाएगा। हमने ABCD से स्टार्ट किया है। हमने आपको सिखाने की कोशिश किया ना, एकदम जीरो लेवल से ना, ABCD से। तो अगर जिसने भी उस वीडियो को नहीं देखा है तो पहले आप उस वीडियो को देख लें, उसके बाद इस वीडियो को देखें। यह वीडियो तभी समझ में आएगा जब आप पिछला वीडियो को देखिएगा। तो आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं सेंटेंस क्या होते हैं। जैसे लेटर के मिलने से वर्ड बनते हैं। जब दो या दो से अधिक लेटर आपस में मिल जाए और उनसे कोई अर्थ निकले, वह सेंटेंस होते हैं, सॉरी वह वर्ड होते हैं। लेकिन जब दो या दो से अधिक वर्ड आपस में मिल जाएं और उनसे कोई अर्थ निकलता है तो वह सेंटेंस होते हैं। यहां पर हमने डिफिनेशन दो तरह से हमने लिखा है और बताया है आपको। वाक्य शब्दों का एक सार्थक संग्रह है जिसका अपना सब्जेक्ट और वर्ब होता है। A sentence is a meaningful collection of words having its own subject and verb। केवल वर्ड को जोड़ देना सेंटेंस नहीं होता, उससे अर्थ आने भी चाहिए, वो सेंटेंस होता है। अगला हमने बताया इसमें, जब एक से अधिक वर्ड आपस में मिलते हैं और उससे कोई अर्थ निकलता है तो उसे सेंटेंस कहते हैं। वर्ड को बार बार हम सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, वर्ड को जोड़ने के बाद उससे अर्थ आना चाहिए। जैसे मन तैसे जोड़ देना सेंटेंस नहीं होंगे। सेंटेंस एक सही सीक्वेंस में जोड़े जाने चाहिए। अगर आप सेंटेंस बनाना चाहते हैं तो वर्ड को एक सही सीक्वेंस में, सही क्रम में जोड़े जाने चाहिए, तब जाकर उस सेंटेंस से अर्थ आएंगे और वह वर्ड मिलकर सेंटेंस कहलाएंगे। उम्मीद करते हैं आप मेरी बातें को समझ पा रहे होंगे। अब इसकी बात किया जाए ना, थोड़ा सा और आगे इसके एग्जाम्पल की बात किया जाए। एग्जाम्पल की बात किया जाए, they have completed their work। they have completed their work। we should work hard। we should work hard। they live in Patna। she bought a car। यहाँ पर कुछ हमने सेंटेंसेस लिखे हैं, कुछ सेंटेंसेस लिखे गए हैं। जैसे पहला जो सेंटेंस है ना, दे हैव कंप्लीटेड देयर वर्क। अब यहाँ पर इस सेंटेंस की बात किया जाए तो इस सेंटेंस में अब सब्जेक्ट, इसमें देखिए एक वर्ड का पहले काउंट कर लीजिए। एक वर्ड है, 2 3 4 और 5, यानी इस सेंटेंस को बनाने के लिए 5 वर्ड का नीड है, 5 वर्ड लगे हुए हैं, 5 वर्ड की जरूरत है। और सही सारे जो वर्ड है ना अपने सही सीक्वेंस में, जिसको जहां होना चाहिए। अगला, वी शुड वर्क हार्ड। आप देखिए, हम लोगों को कठिन मेहनत करनी चाहिए। इस सेंटेंस में ना वी एक वर्ड हुआ, शुड दूसरा वर्ड है, वर्क तीसरा है, हार्ड चौथा वर्ड है।
मतलब कि इस सेंटेंस को बनाने के लिए भी हमें वर्ड की जरूरत हुआ, और कितने वर्ड इसमें आए हैं? 4 वर्ड आए हैं। दे लिव्ड इन पटना। अब देखो, दे एक वर्ड हुआ, लिव्ड इन पटना, ये जो है ना, इस सेंटेंस में 4 वर्ड्स आए हैं। अगला जो सेंटेंस है, शी बॉट अ कार, शी एक वर्ड है, दूसरा बॉट और एक और नेक्स्ट जो वर्ड है आपका कार। इस सेंटेंस में भी 4 वर्ड्स आए हैं। तो हम यह बोल सकते हैं कि सेंटेंस बनाने के लिए हमें वर्ड्स की जरूरत पड़ती है, और वर्ड्स को सही क्रम में रखना चाहिए ताकि उसे कोई सेंस, कोई अर्थ आ पाए। अब बात करते हैं थोड़ा सा और आगे की, सेंटेंस का स्ट्रक्चर। अगर बात किया जाए कि एक सेंटेंस को बनाने के लिए हमें क्या क्या नीड होता है, हमें क्या क्या जरूरत पड़ने वाले हैं। जब एक सेंटेंस बनाते हैं तो सेंटेंस में हमें नीड होता है सबसे पहला जो होगा ना, वो क्या होगा? एक सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद जो होगा ना, वह वर्ब, और वर्ब के बाद जो आते हैं ऑब्जेक्ट। अगर बात किया जाए इनके नाम का, तो सब्जेक्ट को हम लोग बोलते हैं हिंदी में कर्ता, वर्ब को बोला जाए क्रिया, और ऑब्जेक्ट जो होते हैं ना, वो होते हैं कर्म। एक इंग्लिश में सेंटेंस को बनाने के लिए जनरली हमें ऐसे बनावट की जरूरत होता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। यहां पर जो सब्जेक्ट होते हैं, जो ऑब्जेक्ट होते हैं, सॉरी, जो वर्ब होते हैं और जो ऑब्जेक्ट होते हैं, इनका पहचान करना जरूरी होगा। एक्चुअली वर्ब जो होता है ना, किसी सेंटेंस में जो एक्शन होते हैं, वह वर्ब होते हैं। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, इसमें कोई ना कोई एक एक्शन है, और बताओ एक्शन क्या है? पढ़ाना एक्शन है, और वह एक्शन वर्ब है। आप लोग वीडियो देख रहे हैं, यहां पर देखना ऑप्शन है, सॉरी, देखना एक एक्शन है, और वह एक्शन वर्ब है। मतलब अगर कोई एक्शन की बात किया जाए तो वह एक्शन वर्ब कहलाते हैं। मैं लिख रहा हूं, इसमें भी एक्शन है। कौन सा एक्शन है? लिखना एक्शन है, और वह एक्शन वर्ब है। अब बात करते हैं सब्जेक्ट का। जब एक्शन आए हैं कोई सेंटेंस में, जब कोई एक्शन आए, कोई कार्य आए, तो उस कार्य को करने वाला सब्जेक्ट होता है। अब आप बताओ, मैं पढ़ा रहा हूं, इसमें एक्शन था पढ़ाना, और पढ़ाने का काम मैं कर रहा हूं, तो एक्शन करने वाला सब्जेक्ट होता है। अब बोलो कौन सा? एक्शन करने वाला सब्जेक्ट होता है। यहां पर मतलब इसको बोलेंगे ना, डूअर जो होंगे ना, ये सब्जेक्ट होंगे। बातें समझ में आ रही है? एक्शन को वर्ब कहा जाएगा, और उस एक्शन को करने वाले को डूअर यानी सब्जेक्ट कहेंगे। तो हमने क्या बताया कि जो एक्शन होते हैं वह वर्ब होते हैं, और इस एक्शन को करने वाले सब्जेक्ट यानी डूअर होते हैं। जब कोई सेंटेंस में कोई ना कोई जब काम आता है तो उस काम को करने वाला होता है, और काम को हम वर्ब के नाम से जानते हैं, और उस करने वाले को सब्जेक्ट के नाम से जानते हैं। और इस काम का प्रभाव जिस पर पड़ता है, उस एक्शन का प्रभाव जिस पर पड़ता है, वह ऑब्जेक्ट होता है। यानी ऑब्जेक्ट को हम लोग बोल सकते हैं रिसीवर। यह एक्शन को रिसीव करता है। हमने 3 के बारे में बताया। बताओ वर्ब क्या होता है? तो कोई एक्शन वर्ब होता है, उस एक्शन को करने वाला डूअर यानी सब्जेक्ट होता है, और उस एक्शन का प्रभाव जिस पर पड़ता है वह ऑब्जेक्ट होता है। जैसे मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, या मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं। सिंपल सा छोटे छोटे सेंटेंस हम आपको अभी देंगे। मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं। अब यह बताओ ना, इस सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन सा है, वर्ब कौन सा है, ऑब्जेक्ट कौन सा है? तो अगर बात किया जाए, पढ़ाना एक्शन रहा, और पढ़ाना जब एक्शन है तो वह वर्ब है, और उस काम को करने वाला कौन है? मैं, सब्जेक्ट। और
पढ़ाने का असर किस पर जा रहा है? इंग्लिश। इंग्लिश हुआ यानी अंग्रेजी ऑब्जेक्ट। जैसे अगर बात करें दूसरे सेंटेंस का, आप लोग लिखते हो। अब यहां पर ना लिखना एक्शन है और उस लिखने का काम आप लोग कर रहे हैं, तो आप लोग क्या हुए? सब्जेक्ट हुए। अब थोड़ा सा और इसमें देखा जाए तो जो सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है ना, या सेंटेंस का सब्जेक्ट दो ही वर्ड बन सकते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच में से सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है वह दो ही बन सकते हैं, और वह दो में से क्या होता है? पहला होता है नाउन और दूसरा होता है प्रोनाउन। पहला होता है नाउन और दूसरा होता है प्रोनाउन। मतलब यह रहा कि अगर कोई सेंटेंस का सब्जेक्ट बनाना हो, अगर कोई सेंटेंस का सब्जेक्ट लिखना हो, तो पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच में दो ही ऐसे वर्ड हैं जो सेंटेंस का सब्जेक्ट बन सकते हैं। पहला है नाउन और दूसरा है प्रोनाउन। इसके अलावे कोई और सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं बन सकते हैं। उसी तरह जो ऑब्जेक्ट होते हैं वह ऑब्जेक्ट दो ही होते हैं, आइदर नाउन और प्रोनाउन। नाउन और प्रोनाउन, आइदर नाउन और प्रोनाउन। हमने बताया कि सेंटेंस का सब्जेक्ट दो ही बन सकते हैं, या तो नाउन या प्रोनाउन। सेंटेंस का ऑब्जेक्ट दो ही बन सकते हैं, नाउन या प्रोनाउन। और जब हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाया है तो उसमें हमने यह बताया था कि नाउन और प्रोनाउन का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में हो सकता है और ऑब्जेक्ट के रूप में हो सकता है। जब कोई सेंटेंस का आप स्ट्रक्चर तैयार करते हो तो उसमें सब्जेक्ट जो लिखते हो, तो सब्जेक्ट बनने का कैपेसिटी होता है नाउन के पास या प्रोनाउन के पास। उसी तरह उस सेंटेंस के ऑब्जेक्ट बनेंगे तो दो ही बन सकते हैं, या तो नाउन बनते हैं या प्रोनाउन। तो यह था आपका सेंटेंस का स्ट्रक्चर। एक सेंटेंस अगर बनाने हो, सेंटेंस क्रिएट करने हो, तो आपको इस फॉर्मेट में रखना होता है। पहले सब्जेक्ट रखना होगा, उसके बाद वर्ब रखने होंगे, और अगर नीड है, अगर जरूरत है ऑब्जेक्ट का, तो ऑब्जेक्ट रखने होंगे। बातें समझ में आया? उम्मीद करते हैं आप सबको यहां तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब बात करते हैं, हम इनको एक एक करके जानेंगे। पहले जानेंगे हम लोग सब्जेक्ट के बारे में, पहले जानेंगे सब्जेक्ट, तब जानेंगे वर्ब, और तब जानेंगे ऑब्जेक्ट। एक एक करके। हमने बोला ना ये बेसिक क्लास है, हम वो छोटी से छोटी चीजें को भी बताएंगे, और हर किसी के लिए यह बेसिक ऑफ इंग्लिश जानना जरूरी है। तो सबसे पहले ना हम जानते हैं सब्जेक्ट के बारे में। भाई सब्जेक्ट होता क्या है? सबसे पहले आप देख सकते हैं यहां पर हम लोग देख रहे हैं सब्जेक्ट के बारे में। सब्जेक्ट कहते किसको हैं? पहला जो पॉइंट होगा हमारा कि सब्जेक्ट कहते किसको हैं। बोर्ड पर ध्यान दें आप सभी लोग। वह शब्द जिसके विषय में चर्चा किया जाता है, वह शब्द जिसके विषय में चर्चा किया जाता है या जो किसी कार्य को करता है उसे सब्जेक्ट कहते हैं। जिसके विषय में चर्चा किया जाए या जो किसी कार्य को करे वह सब्जेक्ट होगा। यहां पर सब्जेक्ट पहचान करने के तरीके को बताया गया है। एक पहला जो तरीका है ना, जिसके विषय में चर्चा किया जाता है। हमने बोला राम और श्याम अच्छे हैं। अब बताओ किसके बारे में बात किया जा रहा है? किसके बारे में चर्चा किया जा रहा है? अब लोग सर राम और श्याम के बारे में चर्चा किया जा रहा है, तो राम श्याम ही तो सब्जेक्ट हैं। उस सेंटेंस का सब्जेक्ट हुए राम और श्याम ही सब्जेक्ट हैं। भारत सबसे अच्छा है, इंडिया इज द बेस्ट। तो आप बताओ किसके बारे में बात किया जा रहा है? भारत के बारे में बात किया जा रहा है, और भारत उस सेंटेंस का सब्जेक्ट है। दूसरा बात क्या है ना, जो किसी कार्य को करता है। भाई यहां पर समझो, अगर सेंटेंस में कोई एक्शन आया तो उस एक्शन को करने वाला सब्जेक्ट होगा। एक्शन को करने वाला सब्जेक्ट होगा। जैसे हमने एग्जांपल दिया था, बार बार मैं खुद को एग्जांपल दे रहा था। मैं पढ़ा रहा हूं, इसमें एक्शन रहा पढ़ाना, और उस एक्शन को करने वाला मैं, तो मैं हुआ सब्जेक्ट। गीता और सीता बाजार जाती है, यहां पर सब्जेक्ट कौन सा है? गीता और सीता, क्योंकि बाजार जाने का काम गीता और सीता के द्वारा किया जा रहा है। तो सब्जेक्ट के बारे में दो ही पॉइंट यहां पे याद रखिए। सबसे पहला पॉइंट, जिसके बारे में चर्चा किया जाए वह सब्जेक्ट है। दूसरा पॉइंट, जो किसी कार्य को करता है वह सब्जेक्ट है। यहां पर हमने इंग्लिश में भी लिखा है, क्या लिखा है?
द वर्ड दैट इज डिस्कस, वह सब जो चर्चा किया जाता है, और हु परफॉर्म्स द एक्शन ऑफ अ वर्ब इज कॉल्ड सब्जेक्ट। उम्मीद करते हैं यह बातें आपको समझ में आ रही होगी। सब्जेक्ट किसको कहिएगा, बस 2 पॉइंट आप याद रखो। जो एक्शन को करे वह सब्जेक्ट है, जिसके बारे में चर्चा किया जाए वह सब्जेक्ट है। कुछ सेंटेंसेस हम आपको दे रहे हैं जिससे आपको समझने में आसानी होगा। कुछ सेंटेंसेस हमने आपके सामने दिए हैं और उन सेंटेंसेस में आपको देखना है कि सब्जेक्ट कौन सा होगा, सब्जेक्ट है कौन सा और कैसे पहचान किया जाए। पहला जो सेंटेंस है आप देखें। हाँ, एक बात और आपको बताना चाहते हैं, इस वीडियो में समय जरूर लगने वाले हैं, लेकिन हाँ हम वह कोशिश करें आपको हर एक छोटी से छोटी बातें को समझाने के लिए। देखिए पहला जो सेंटेंस है, इंडिया इज द बेस्ट, भारत सबसे अच्छा है। यहाँ पर क्या कोई सेंटेंस में एक्शन आया? आप बोलो क्या इस सेंटेंस में कोई एक्शन आया? बोलोगे नहीं सर, एक्शन तो कोई दिख नहीं रहा है। क्या इस सेंटेंस में कोई काम आपको दिख रहा है? बोलोगे नहीं सर, काम तो है नहीं। लेकिन किसी के बारे में चर्चा किया जा रहा है, किसी चीज के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में, किसी देश के बारे में यहाँ पर चर्चा किया जा रहा है। किसके बारे में? इंडिया के बारे में। तो इंडिया हमारा हुआ सब्जेक्ट। इंडिया क्या हुआ? हमारा सब्जेक्ट हुआ। नेक्स्ट की बात किया जाए, राहुल कंप्लीटेड हिज टास्क, राहुल अपना टास्क, अपना काम पूरा कर लिया, उसने कंप्लीट कर लिया। देखो ना यहाँ पर एक्शन आया, कंप्लीट जो है ना यह एक्शन है, और इस एक्शन को करने वाला कौन है? इस एक्शन को करने वाला है राहुल, और राहुल इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है। अगला बात किया जाए, दे हैव रीच देयर, वे लोग वहां पहुंच चुके हैं, वे लोग वहां पहुंच चुके हैं। अब बताओ यहां पर एक्शन की बात किया जाए ना, यह एक्शन दिखा रहा है पहुंचना, और इस एक्शन को करने वाले हैं कौन? दे, और दे उस सेंटेंस का सब्जेक्ट है। मेरे भाई बहुत आराम से सीखना समझना। यहां पर हम एक एक बारीकी के बताने की कोशिश कर रहे हैं। अगला सेंटेंस की बात किया जाए, रवि इज इंटेलिजेंट, रवि बुद्धिमान है, रवि तेज है। क्या कोई एक्शन है? क्या इस सेंटेंस में कोई एक्शन है? आप बताओ कोई एक्शन है तो। आप बोलोगे सर इसमें तो कोई एक्शन नहीं। हाँ, इसमें कोई एक्शन नहीं है। जब एक्शन नहीं है तो डिस्कस किया जा रहा है किसके बारे में? रवि के बारे में। रवि सेंटेंस का सब्जेक्ट है, रवि सेंटेंस का सब्जेक्ट है। रेखा एंड रूबी क्लीन द रूम्स, रेखा और रूबी कमरे साफ करती हैं। अब यहाँ पर एक्शन तो दिख रहा है, कमरा साफ करना, ये जो साफ करना है ना यह एक्शन है। कमरा जो साफ करना जो आ रहा है ना यहाँ पर क्लीन, यह एक्शन है। और यह बताइए इस एक्शन को करने वाला कौन है? उस काम को करने वाला कौन है? रेखा और रूबी। यहाँ पर यह दोनों जो है ना एक सेंटेंस का सब्जेक्ट है। तो हमने अभी बताया सब्जेक्ट के बारे में, सब्जेक्ट कैसे पहचान किया जाए, कैसे फाइंड आउट किया जाए। तो अगर कोई सेंटेंस आया और उस सेंटेंस में कोई एक्शन आया तो उस एक्शन को करने वाला सब्जेक्ट होगा, और एक्शन नहीं आया तो क्या उस सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। तो कैसे पता? तो जिसके बारे में चर्चा किया जाए वह सब्जेक्ट होगा। आप अपने आसपास सेंटेंसेस देखो, आप नए नए सेंटेंस बना कर देखो और उसमें पता करो कि क्या सब्जेक्ट हमसे पहचान हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। हमें लगता है कि हर स्टूडेंट से जो वीडियो देख रहे हैं, वीडियो देखने के बाद ना आपका सब्जेक्ट में कोई दिक्कत नहीं रहने वाला। चलिए इसका कुछ और भी पॉइंट बताने वाले हैं, आगे चलते हैं। इसमें नोट आने वाले हैं। नोट नंबर 1, the subject will be, the subject will be either noun or pronoun. The subject will be either noun or pronoun. कोई सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होगा वह या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। मतलब यह रहा, अगर आप सेंटेंस का सब्जेक्ट बनाना चाहते हैं, सब्जेक्ट
अगर आप चाहते हैं सेंटेंस का सब्जेक्ट बनाना तो ये सब्जेक्ट या तो होता है नाउन या प्रोनाउन। क्या होगा आपका, या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, जो कि इसके पहले वाले में हमने पॉइंट को क्लियर कर चुके हैं। अगला जो पॉइंट है, पॉइंट नंबर 2, इट कम्स बिफोर द वर्ब। इट कम्स बिफोर द वर्ब। अगर बात किया जाए कि भाई इसका लोकेशन का, कहाँ ढूंढा जाए सब्जेक्ट को, तो सब्जेक्ट के लिए हमने क्या बताया, इट कम्स बिफोर द वर्ब, या वर्ब के पहले आते हैं। अगर बात किया जाए सब्जेक्ट का, तो सब्जेक्ट कहाँ मिलने वाला है, सब्जेक्ट आता कहाँ है, सब्जेक्ट आता है वर्ब के पहले। अगर कोई सेंटेंस का अगर वर्ब आपने पहचान कर लिया तो वर्ब से पहले आने वाला नाउन प्रोनाउन सब्जेक्ट होता है। तो इसका जो तीसरा जो पॉइंट हम बताने वाले हैं, पहला हमने बताया कि द सब्जेक्ट विल बी आइदर नाउन और प्रोनाउन। ये क्लियर हो गया कि सब्जेक्ट जो बनेंगे वो नाउन या प्रोनाउन ही बन सकते हैं। दूसरा हमने बताया इट कम्स बिफोर द वर्ब। अगर सब्जेक्ट की बात किया जाए ना, सब्जेक्ट भाई अगर आप फाइंड आउट कीजिएगा, आप खोजिएगा, तो ये जनरली जो आते हैं ना वर्ब से पहले आते हैं। तीसरा जो होता है ना, a sentence starts with capital letter। ध्यान दीजिएगा कि अगर यह पॉइंट क्या दिखा रहा है, a sentence starts with a capital letter। अगर कोई सेंटेंस का शुरुआत किया जाए ना, तो शुरुआत में जनरली आते हैं सब्जेक्ट, या जरूरी नहीं कि हर शुरुआत सब्जेक्ट से हो, लेकिन अगर कोई सेंटेंस का अगर आप शुरुआत करते हैं तो वह शुरुआत वाला जो वर्ड होगा उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए। जैसे अगर बात किया जाए ना, यहाँ पे एग्जाम्पल की बात किया जाए, ही गोज टू मार्केट, ही गोज टू मार्केट। अब यहाँ पर जो पहला जो सेंटेंस है ना, अगर इस सेंटेंस को दिखाता है तो ग्रामेटिकली एरर है, इसमें कुछ त्रुटियां हैं, कुछ कमियां हैं। और त्रुटि और कमी क्या है ना, कि यहाँ पर ही जो लिखा गया ना, यहाँ पर ही या ही का एच जो है ना स्मॉल लेटर नहीं होना चाहिए, बल्कि कैपिटल लेटर होना चाहिए। यहाँ पर जो होगा ना एच बड़ा होगा, यानी ही इस तरह से लिखा जाएगा। हमने सब्जेक्ट के बारे में बताया 3 पॉइंट। सब्जेक्ट या तो नाउन होंगे, प्रोनाउन होंगे। सब्जेक्ट वर्ब से पहले आता है। कोई सेंटेंस का शुरुआत, अगर कोई सेंटेंस का शुरुआत किया जाए तो फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा। तो हमारा सेंटेंस का सब्जेक्ट क्लियर हो गया कि एक सेंटेंस में जब सब्जेक्ट आते हैं तो सब्जेक्ट किसको कहते हैं, वो सब्जेक्ट कौन कौन से बन सकते हैं, ये सारी चीजें हमने क्लियर कर दिया। अब जो बारी है हमारा वर्ब का, किसका बारी है, वर्ब का। तो वर्ब किसको कहते हैं अब देखते हैं। यह सेंटेंस के दूसरे हिस्से की बात किया गया है। पहला हिस्सा में हमने बताया था आपको सब्जेक्ट, दूसरा में हमने बताया आपको वर्ब। वर्ब का मतलब क्या होता है, क्रिया। वर्ब वह शब्द होता है जिससे किसी कार्य का होने या करने का पता चले। ध्यान दें, वर्ब वह शब्द होता है जिससे किसी कार्य का होने या करने का पता चलता है। अगर कोई काम हो रहा है तो वह एक्शन है और वह वर्ब है। ठीक है, अ वर्ब इज अ वर्ड यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एक्शन और स्टेट। मेन वर्ड यहां पर है, देखिए वर्ब वह शब्द होता है जो वर्णन करता है एक्शन को और जो वर्णन करता है स्टेट को। स्टेट का मतलब अवस्था और एक्शन का मतलब होता है कार्य। हम बोल सकते हैं कि वर्ब एक्शन दिखाने वाले शब्द होते हैं, वर्ब स्टेट दिखाने वाले शब्द होते हैं। वर्ब के बारे में जानना है, थोड़ा सा डिटेल से देखा जाए, इसको भी ध्यान देंगे सारे स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिएगा। वर्ब की बात किया जाए, वर्ब जनरली 2 चीज को दिखा सकते हैं। यह दिखाते हैं एक्शन को, वर्ब दिखाते हैं एक्शन को, और वर्ब दिखाते हैं स्टेट को। आप बोलोगे सर ये एक्शन और स्टेट क्या होते हैं। एक्शन का मतलब क्या होता है ना, एक्शन का मतलब होता है कार्य।
एक्शन का मतलब होता है कार्य और स्टेट का मतलब होता है अवस्था। स्टेट का मतलब होता है अवस्था। वर्ब को दो भागों में डिवाइड किया गया, एक ऐसे वर्ब जो एक्शन को दिखाते हैं, दूसरा ऐसे वर्ब जो स्टेट को दिखाते हैं। और एक्शन को दिखाने में वर्ब क्या क्या हो सकते हैं, स्टेट को दिखाने में वर्ब क्या क्या हो सकते हैं। 90% वर्ब या उससे ज्यादा जो वर्ब्स होते हैं ना वो एक्शन दिखाते हैं, और कुछ जो वर्ब होते हैं वो स्टेट दिखाते हैं। जैसे वह बीमार है, आप सुनिए सेंटेंस को और बताइए कि क्या इसमें कौन सा एक्शन है। वह बीमार है, क्या कोई एक्शन दिख रहा है आपको? बोलिए सर इसमें तो कोई एक्शन नहीं है, इस सेंटेंस में एक्शन नहीं है। इसमें क्या बताया जा रहा है? किसी की अवस्था को बताया जा रहा है ना, वह क्या है? बीमार है। वे लोग तेज हैं, अब इसमें क्या कोई एक्शन है, कोई काम हो रहा है? बिल्कुल काम कोई नहीं हो रहा है, इसमें स्टेट है। जिस सेंटेंस में कोई काम ना हो उस सेंटेंस में वर्ब जो आएंगे वह स्टेट दिखाएंगे। अब जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, क्या इस सेंटेंस में कोई एक्शन है या नहीं है? अब बोलोगे हाँ सर इसमें तो एक्शन है, पढ़ाना एक्शन है। बच्चे खेल रहे हैं, अब बताओ क्या उस सेंटेंस में एक्शन है या नहीं है? अब बोलोगे हाँ सर उसमें भी एक्शन है, खेलना एक एक्शन है, पढ़ाना एक्शन है, पढ़ना एक्शन है, लिखना एक्शन है। यानी एक्शन को दिखाने वाले जो वर्ब्स हो जाते हैं ना, देखिए इसमें आने वाले जो होंगे ना, गो, कम, टीच, रीड, राइट, प्ले, ये सारे जो वर्ब्स हैं ना, या ऐसे वर्ब्स हैं जो एक्शन दिखाते हैं। देखो गो जाना, कम आना, टीच पढ़ाना, रीड पढ़ना, राइट लिखना, प्ले सॉरी यहां पर प्लेस नहीं प्ले होगा, प्ले खेलना। ये सारे जो वर्ब्स हैं या ऐसे वर्ब्स हैं जो दिखाते हैं हमारे एक्शन। अब स्टेट दिखाने वाले वर्ब्स कौन कौन से होंगे? स्टेट दिखाने वाले वर्ब हैं इज, एम, आर, वाज, वर। यह जो वर्ब हैं हमारे स्टेट को दिखाने वाले वर्ब हैं, हमारे अवस्था दिखाने वाले वर्ब हैं। मैं बीमार था, मैं बीमार था, इसमें कोई एक्शन नहीं है, इसमें वर्ब जो आए हैं वो स्टेट दिखाने के लिए आए हैं, अवस्था को दिखाने के लिए आए हैं। उम्मीद करते हैं आपको बातें समझ में आई होगी कि वर्ब जो होते हैं ना, वर्ब को दो कैटेगरी में बांटा गया, एक ऐसा वर्ब जो एक्शन दिखाए, दूसरा ऐसा वर्ब जो स्टेट को दिखाए। एक्शन दिखाने वाले वर्ब जो होते हैं ना वह एक्शन को दिखाएंगे यानी कार्य को दिखाएंगे, और स्टेट जो दिखाने वाले वर्ब होंगे वो किसी सेंटेंस में अवस्था को दिखाते हैं। अब रहा बात कुछ सेंटेंस जो आपको एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अब यहाँ पर कुछ सेंटेंस जो दिए गए ना, उस सेंटेंस में आपको यह बताने हैं कि कौन से वर्ब एक्शन दिखा रहे हैं, कौन से वर्ब स्टेट दिखा रहे हैं। पहला जो है ना, सी स्माइल्स वार्मली, जो ये स्माइल्स है ना ये एक्शन दिखाने वाले वर्ब्स हैं, या एक्शन दिखाया जा रहा है यह वर्ब। दूसरा, दे आर इंटेलिजेंट, दे आर इंटेलिजेंट, वे लोग बुद्धिमान है। जो आर वर्ड है ना यह वर्ब रहा। और यह बताइए क्या यह एक्शन को दिखाने वाले वर्ब हैं कि स्टेट को दिखाने वाले? तो इसमें कोई ऐसा काम तो हो नहीं रहा है, वे लोग बुद्धिमान है, कहाँ कोई ऐसा एक्शन हो रहा है? तो यहाँ पर जो आ है ना यह एक्शन दिखाने वाले वर्ब नहीं है बल्कि स्टेट दिखाने वाले वर्ब है। वी प्ले क्रिकेट, प्ले जो है ना, प्ले हमारा वर्ब है, हम लोग क्रिकेट खेलते हैं। अब बताओ क्या इसमें एक्शन है या नहीं है? आप लोग हाँ सही, इसमें तो एक्शन है, और एक्शन क्या है? खेलना, यह एक्शन है। नेक्स्ट की बात किया जाए, दे कंप्लीटेड देयर वर्क, कंप्लीटेड जो वर्ब है ना यह एक्शन दिखा रहा है या स्टेट दिखा रहा है? पूरा करना, कंप्लीट करना, पूरा करना जो है ना यह एक एक्शन है। अगला की बात किया जाए, शी वॉज लेबोरियस, वह मेहनती थी। भाई वह मेहनती थी, तो यहां पर जो वॉज जा रहा है ना यह वर्ब है, और यह दिखाया जा रहा है इससे स्टेट को। मेरे भाई हमने अभी आपको समझाया कि वर्ब जो होते हैं ना वह दो टाइप्स के हो जाते हैं,
पहला एक ऐसा वर्ब जो एक्शन को दिखाते हैं, दूसरा एक ऐसा वर्ब जो स्टेट को दिखाते हैं। अब थोड़ा सा वर्ब को और डीपली से देखा जाए। टाइप्स ऑफ वर्ब, यहां पर क्या है ना, टाइप्स ऑफ वर्ब। भाई वर्ब कितने टाइप्स के होते हैं? वर्ब्स कितने टाइप्स के होते हैं? तो जनरली जो वर्ब्स होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं। पहला होता है एक ऑक्सिलरी वर्ब जिसको हम हेल्पिंग वर्ब के नाम से भी जानते हैं। दूसरा होता है मेन वर्ब। पहला ऑक्सिलरी वर्ब जिसको हेल्पिंग वर्ब से भी हेल्पिंग वर्ब के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा होता है मेन वर्ब। ठीक है, तो यहां पर जो है ना टाइप्स ऑफ वर्ब, जो पहला जो वर्ब होगा, इसमें पहला जो वर्ब होगा वह होगा आपका ऑक्सिलरी वर्ब। पहला जो वर्ब होगा वह होगा ऑक्सिलरी वर्ब, जिसको और एक नाम से जानते हैं हम लोग हेल्पिंग वर्ब। कंफ्यूज मत रहिए, या ऑक्सिलरी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों एक ही हैं, दोनों अलग अलग नहीं हैं। अब होता क्या है ना कि कुछ लोगों का दो नाम हो जाते हैं। एक उनके घर पे लोग प्यार से कुछ और बुलाते हैं और बाहर के लोग कुछ और बुलाते हैं, बट आप सोचिएगा वह दोनों नाम जो है ना वो एक ही पर्सन के हैं। उसी तरह यहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब जो बोला जाए ना, ये दोनों एक ही वर्ब को इंडिकेट करते हैं। ठीक है, यह दोनों ऐसा नहीं है कि दोनों अलग अलग हैं। तो यह जो पहला जो है ना ऑक्सिलरी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब, जिनका हिंदी अर्थ होता है सहायक क्रिया। सहायक क्रिया, सहायक क्रिया। दूसरे की बात किया जाए दूसरा वर्ब का, तो दूसरा जो वर्ब होता है वह होता है हमारा मेन वर्ब। दूसरा जो होता है ना वह होता है मेन वर्ब। अब मेन वर्ब का हिंदी अर्थ की बात किया जाए तो मेरे भाई इसका हिंदी अर्थ होता है मुख्य क्रिया। इसका हिंदी अर्थ होता है मुख्य क्रिया। हमने अभी बताया वर्ब्स कितने टाइप्स के हो जाते हैं, टाइप्स ऑफ वर्ब, वर्ब के टाइप्स, वर्ब के प्रकार। तो हमने बताया वर्ब जो होते हैं ना वो दो टाइप्स के हो जाएंगे। पहला होगा ऑक्सिलरी वर्ब जिसको हेल्पिंग वर्ब के नाम से भी जाना जाता है, जिसका अर्थ होता है सहायक क्रिया। दूसरा होता है मेन वर्ब जिसको हम मुख्य क्रिया के नाम से भी जानते हैं। अब बात करते हैं थोड़ा सा और आगे का कि हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब और दूसरा मेन वर्ब में क्या अंतर होते हैं। हमें कैसे पता कि कोई भी वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब है या मेन वर्ब है? एक कॉलम होगा हमारा ऑक्सिलरी वर्ब का, एक कॉलम होगा ऑक्सिलरी वर्ब का, और दूसरा जो कॉलम होगा हमारा वह होगा मेन वर्ब का। इन दोनों के बीच के डिफरेंस को देखना है हमें कि ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब के बीच में अंतर क्या है। सबसे पहला जो होता है ना, पहला पॉइंट ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में, हेल्प्स मेन वर्ब, हेल्प्स मेन वर्ब। बहुत प्यार से सुनिएगा, समझिएगा। हेल्प्स मेन वर्ब, जो ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं, जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं, वह मेन वर्ब को ही मदद करते हैं या क्या करता है ना, मेन वर्ब को हेल्प करता है। मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया की सहायता करते हैं, मुख्य क्रिया की सहायता करते हैं। दूसरा की बात किया जाए, पहला बात तो समझ में आ गया मेरे भाई, पहला बात तो समझ में आया ना कि ऑक्सिलरी वर्ब क्या करते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब काम करते हैं मेन वर्ब को हेल्प करने का। उनका नेचर, हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब का नेचर ही होता है हेल्प करना। और वह हेल्प करेंगे किसको? तो वह हेल्प करते हैं
मेन वर्ब को। दूसरा की बात किया जाए मेन वर्ब, यह क्या काम करते हैं? यह काम करते हैं डिनोट्स मेन एक्शन, डिनोट्स मेन एक्शन या स्टेट। यह काम क्या करते हैं? यह काम करते हैं मुख्य कार्य को, मुख्य कार्य या अवस्था दिखाते हैं, मुख्य कार्य को या अवस्था को दिखाते हैं। पहला जो था ना, यह मेन वर्ब को, हेल्पिंग वर्ब के बारे में क्या बोले हैं कि यह मेन वर्ब को हेल्प करता है। तो मेन वर्ब क्या काम करता है? मेन वर्ब मेन एक्शन को दिखाता है। अगला की बारी है इसमें, अगला जो होगा ना पॉइंट नंबर 2, comes before the main verb, comes before the main verb। जब भी आप अगर कोई सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब आया है, कोई सेंटेंस में एक्चुअली वर्ब आया है, तो उसका लोकेशन जो होता है मेन वर्ब के पहले होता है। अगर आपने फाइंड आउट कर लिया है मेन वर्ब को, तो मेन वर्ब के पहले आने वाला जो वर्ब होगा वह होगा एक्चुअली वर्ब, वह होगा हेल्पिंग वर्ब। अब यहां पर हमने लिख दिया है ना कम्स बिफोर द मेन वर्ब, यह होता है ना यहां पर क्या बताया गया कि यह मुख्य क्रिया के पहले आते हैं। अगर आपको इसे फाइंड करना हो, अगर आपको इसे खोजना हो, कहां खोजोगे? मेन वर्ब के पहले खोजोगे। कहां खोजोगे? मेन वर्ब के पहले खोजोगे। अगला बात जो है ना इसमें, अगला जो है ध्यान दीजिएगा, इट मे और मे नॉट बी present in a sentence। क्या बताया गया मेरे भाई? यहां पर यह बताया गया एक्चुअली वर्ब के बारे में। एक्चुअली वर्ब किसी सेंटेंस में आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते हैं। कोई सेंटेंस में सहायक क्रिया आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। अब एक बात बताइए, अगर कोई सेंटेंस में केवल एक वर्ब आए तो वह मेन वर्ब होगा, वह उस सेंटेंस का मेन वर्ब होगा। लेकिन अगर कोई सेंटेंस में दो वर्ब आए तो एक हेल्पिंग वर्ब होगा और दूसरा मेन वर्ब होगा। अब यहां पर हमने क्लियरली आपको लिख दिया इट मे और मे नॉट बी प्रेजेंट इन अ सेंटेंस। इसका मतलब यह हुआ यह किसी वाक्य में हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। मतलब हमने यह बताया कि किसी वाक्य की बात किया जाए तो जरूरी नहीं है कि हर सेंटेंस में एक्चुअली वर्ब आए, लेकिन हाँ यह जरूरी हो जाता है कि हर सेंटेंस में मेन वर्ब आए। मतलब अब पॉइंट जो रहेगा यहां पर, इसके सामने थर्ड नंबर के सामने यहां पर हम लोग लिखेंगे मस्ट कम इन अ सेंटेंस। मस्ट कम इन अ सेंटेंस, इसका मतलब यह हुआ अगर कोई आप सेंटेंस बनाए हैं तो उस सेंटेंस में कोई आए या ना आए वर्ब जरूर आएगा। कोई सेंटेंस में कोई आए या ना आए वर्ब जरूर आएंगे, सब्जेक्ट जरूर आएंगे। यहां पर क्या है ना, बात किया जाए मस्ट कम इन अ सेंटेंस, किसी वाक्य में जरूर आएगा, किसी वाक्य में जरूर आएगा। मेरे भाई यह दोनों यह जो अंतर है ना एक्चुअली वर्ब और मेन वर्ब के बीच के अंतर है।
उम्मीद करते हैं आपको बातें समझ में आई होगी, आपको यह पता चला होगा कि ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब का काम क्या होता है और उनके बीच का अंतर क्या होता है। इससे भी अगर छोटे की बात किया जाए ना, आप ऐसे याद रख सकते हैं, अगर कोई सेंटेंस में केवल एक वर्ब आए तो वह उस सेंटेंस का मेन वर्ब होगा। अगर कोई सेंटेंस में दो वर्ब आए तब एक सेंटेंस, उस सेंटेंस में एक होगा ऑक्सिलरी वर्ब और दूसरा होगा मेन वर्ब। ठीक है, तो अब कुछ एग्जाम्पल देखते हैं और आपको और आसानी होगा समझने में। आपको बताना होगा कि कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब है और कौन सा मेन वर्ब है। पहला जो सेंटेंस है वी हैव अ का, वी हैव अ का, छोटे छोटे सेंटेंस दे रहे हैं, ऐसा नहीं कि छोटा सा नहीं बड़ा सेंटेंस नहीं, अरे अभी समझिए और उसके बाद जब आप समझ जाइएगा तो बड़ा भी सेंटेंस बनाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला। वी हैव अ कार। दूसरा जो सेंटेंस होगा वी हैव completed we have completed our work। She was laborious। She was laborious। तीसरा जो होगा she was waiting for someone। अगला we watched this movie। We watched this movie। गीता एंड सीता क्लीन द रूम्स। यहां पर कुछ सेंटेंसेस हमने दिए हैं मेरे भाई, आप इसमें बताओ कि कौन सा हेल्पिंग वर्ब है, कौन सा मेन वर्ब है। अगर आप जानते हैं तो इसको कमेंट करके जरूर बताएंगे कौन सा हेल्पिंग वर्ब है, कौन सा मेन वर्ब है। पहला जो सेंटेंस है ना, पहला सेंटेंस में है वर्ब है, क्या आप बताओ क्या इसके अलावे और कोई वर्ब आया है? आप बोलोगे सर कोई वर्ब नहीं आया, तो यह जो वर्ब आया यहां पर यह मेन वर्ब है। यह कौन सा वर्ब होगा? मेन वर्ब होगा। अगला की बात किया जाए, वी हैव कंप्लीटेड आवर वर्क। यहां पर ना दो वर्ब आए हैं, एक है हैव और दूसरा कंप्लीटेड। अब एक जो वर्ब आया, यह पहला जो वर्ब है यह है हेल्पिंग वर्ब और कंप्लीटेड जो वर्ब हुआ यह है मेन वर्ब। मेरे भाई हमने यही तो सिखाया। अगर कोई सेंटेंस में एक वर्ब आए तो वो सेंटेंस का मेन वर्ब होगा। आप देखो इस सेंटेंस में ना एक वर्ब आया, वह मेन वर्ब है। यहां पर दो वर्ब आए तो एक हेल्पिंग वर्ब है और दूसरा हुआ मेन वर्ब। अगला शी वॉज लेबोरियस, वह मेहनती थी, इसमें वॉज वर्ब हुआ और यह इस सेंटेंस का मेन वर्ब है, यह इस सेंटेंस का मेन वर्ब है। आगे शी वॉज वेटिंग फॉर समवन, इस सेंटेंस में क्या है ना, शी वॉज वेटिंग फॉर समवन। यहां पर वर्ब की बात किया जाए, वॉज और वेटिंग जो है ना यह वर्ब है। मेरे भाई इसमें देखना, यह जो वॉज है ना इस सेंटेंस का हेल्पिंग वर्ब है, वेटिंग जो है इस सेंटेंस का मेन वर्ब है। अगला जो सेंटेंस है आपके सामने, वी वॉच दिस मूवी, हम लोग इस मूवी को देख लिए, हमने वॉच कर लिया। अब बताओ क्या सेंटेंस में वर्ब कौन सा है? बोलो से वॉच है वर्ब है। अब बोलोगे वॉच वर्ब है, और यह जो वॉच वर्ब है अब बताओ यह मेन वर्ब है कि हेल्पिंग वर्ब है? मेन वर्ब है। कैसे पता कि मेन वर्ब है? अब बोलो कि इसमें एक वर्ब के अलावा कोई दूसरा वर्ब आया? नहीं आया। क्या दिस मूवी वर्ब है? नहीं। हम अलग अलग तरीके से आपको बताने की कोशिश करें, समझाने की कोशिश करें। अगला जो सेंटेंस है, गीता एंड सीता, गीता और सीता उस कमरे को साफ करती है, क्लीन जो वर्ब है और यह जो है ना मेन वर्ब है। उम्मीद करते हैं कि मेरे भाई आप लोगों को वर्ब के बारे में एक बेसिक नॉलेज मिला होगा कि वर्ब क्या क्या दिखाते हैं, वर्ब
एक्शन को दिखाते हैं, स्टेट को दिखाते हैं। वर्ब कितने होते हैं? वर्ब दो टाइप के होते हैं, एक एक्जुलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब और दूसरा होता है मेन वर्ब। दोनों के बीच में क्या अंतर होते हैं यह हमने बताया, और यहां तक कि हमने यह बताया कि अगर सेंटेंस में आ जाए तो हमें कैसे पता कि यह हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब है। तो उम्मीद करते हैं आपको आज के क्लास के सारे पॉइंट बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझ में आए होंगे। और अभी भी हमारा बेसिक ऑफ इंग्लिश कंप्लीट नहीं हुआ। अब वीडियो कहीं बड़ा ना हो जाए, इसलिए आज का टॉपिक हम लोग अब यहीं से ख़त्म करते हैं। अब इसके जो बचे हुए सेस हैं वह नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आएंगे। और अगर कोई प्रॉब्लम आपको हो रहा हो, कमेंट हमें ज़रूर करें। किसी पॉइंट को जानना हो तो कमेंट हमें ज़रूर करें, और कोई चीज़ें सीखना हो कि सर इस चीज़ का वीडियो बना दे तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बेसिक ऑफ इंग्लिश के नेक्स्ट पार्ट के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही।